हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं। आज गाइस हम डिस्कस करेंगे अपना 21 एंड 22 जुलाई का एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस। सो बढ़ते हैं अब अपने पहले आर्टिकल के टूवर्ड्स। तो अब तक आई एम श्योर आप सारे पेगासस को लेके बहुत एक्सपर्ट बन गए होंगे। पेगासस क्या है, ये कंट्रोवर्सी चल रही है, एक नया ड्रामा शुरू हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। एंड आई एम श्योर अभी तक आप इसके बारे काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर चुके होंगे। कल भी एक बहुत अच्छा वीडियो शेखर सर ने इसके रिगार्डिंग शेयर किया था यूट्यूब पे, और कल धर्मेंद्र सर ने भी अपनी क्लास में शाम को इसके रिगार्डिंग काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अब हम इसका करेंगे एनालिसिस। नाउ फॉर अस what is more important in the editorial analysis is the implication of Pegasus on national security, on liberty of citizens, and the conflict between national security and the democratic principles which our country holds. तो ये conflict है, ठीक है जी। तो ये इसको लेके बहुत अच्छा आर्टिकल द ग्रेट प्रताप भानु मेहता ने कल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, ठीक है जी। इनको, और प्रताप भानु मेहता बहुत ही वोकल हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके, पॉलिसी मेकिंग को लेके। ही इज़ वेरी वोकल एंड उनके बहुत अमेजिंग आर्टिकल्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। सो दिस वाज अ वेरी नाइस पीस ऑफ आर्टिकल विच ही रोट इन इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल, ठीक है जी। कंटेक्स्ट है हाई स्टेक्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है जी। सो क्या स्टेक्स हैं डेमोक्रेसी के लिए इस पूरे इशू में? बिकॉज आफ्टर ऑल एक सर्वेलेंस स्टेट एक अच्छी पिक्चर में नहीं शो होता फॉर अ डेमोक्रेसी। सो ये जो सारी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स या जर्नलिस्ट्स या और भी काफ़ी सारे जो लोग इस पूरी लिस्ट में शामिल थे कि गवर्नमेंट इनके ऊपर सर्वेलेंस कर रही थी, गवर्नमेंट इनके ऊपर स्नूप कर रही थी। सो दिस डजंट शो गुड इन द लाइट ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कोई स्कैंडल स्नूपिंग का या सर्वेलेंस का इंडिया में आया है। बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में बहुत कॉमन बात है, चाहे यूके है, चाहे यूएसए है। रिमेंबर एडवर्ड स्नोडन, उसने भी काफ़ी कुछ रिवील किया था 7-8 ईयर बैक। Edward Snowden had revealed quite a lot about the surveillance activities of United States of America as well. And अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इस तरह के नो डाउट अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। नाउ वी हैव हायर टेक्नोलॉजी। सो अभी आज के टाइम पे हम साइबर वॉरफेयर की बात करते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो बट ऐसा नहीं था कि पहले स्नूपिंग और सर्वेलेंस नहीं होती थी। फ़ोन वायर टैपिंग, बगिंग ऑफ ऑफिसेज, इस तरह के तमाम काम पहले भी होते थे, ठीक है जी। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है, बट ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है जो अभी हमारी डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकता है। बिकॉज इट इज़ नॉट सीन इन गुड लाइट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया टू स्नूप और डू सर्वेलेंस ऑन इट्स ओन सिटीजन्स। सो पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज प्राइवेसी, ठीक है जी। सो प्राइवेसी इज नॉट अबाउट the wish to hide as it is often asserted, ठीक है। सो प्राइवेसी डजंट मीन दैट कि मैं छुप के कोई काम करूं जो मैं कुछ अपनी मर्जी का करना चाहता हूं। दैट इज नॉट प्राइवेसी। प्राइवेसी अलाउज मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू without any fear, because after all I am a citizen of this great country which in whose constitutions enshrines me this democratic right to exercise my freedom to privacy within my constraints. Then it is about having a space of one's own where our thoughts and beings are not the instrument of someone else's purposes. तो हमारी इंडिपेंडेंट थॉट, हमारी इंडिपेंडेंट किसी भी चीज़ को लेके हमारी थॉट्स हो सकती हैं, किसी भी चीज़ को लेके हमारा अपना ओपिनियन हो सकता है, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, वो हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। सो अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया पे इफ़ आई एम पोस्टिंग समथिंग इन opposition to a certain policy of the government, doesn't mean that the state has to consistently do a surveillance on me or my social media account, because at the end of the day I am saying that in my private capacity. Essential component of dignity and agency, तो इसके बारे बहुत ज़्यादा जजमेंट्स भी आई हैं। इवन के एस पुत्तुस्वामी 2017 जजमेंट में भी जो राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू प्रिवेसी का जो एम्बिट है, दैट वाज वाइडेंड क्वाइट अ लॉट बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो डिग्निटी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्राइवेसी. सो पेगासस कैन बी यूज टू एक्सेस द इंटायर डिजिटल इम्प्रिंट ऑफ योर लाइफ. तो अभी तक हम कहते थे कि अंकल सैम यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वॉचिंग एवरीवन. ठीक है, आई मीन अभी तक हम वी ऑल ग्रोन अप लिस्टिंग अबाउट दैट हाउ अमेरिका यूजेस इट्स पावर्स टू सर्वे अपॉन एवरीवन. इवन ये भी कहा जाता है कि जैसे ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, even these companies they consistently monitor a lot of data of we as individuals. But
अभी जो ये रिपोर्ट आई है कि जहां पे हमारी खुद की ही गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज ऑफ सर्वेलेंस एंड स्नूपिंग ऑफ सर्टन सिटीजन्स, who knows, the list might be more wider, we don't know yet, and as of now अभी तक तो ये allegation है, but अभी इसके बारे अभी काफ़ी reports आएंगे आने वाले time में, so it doesn't look nice on us as being a responsible democracy. So what are the institutional vulnerabilities observed from this incident? So पहला तो जी Supreme Court, because एक allegation इसमें ये भी आई है, because so there was a woman who had complaint of sexual harassment against former Chief Justice रंजन गोगोई, एंड सो इट वॉज इन दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट जो वायर न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट पब्लिश करी है पेगासस को लेके, इट वॉज इन दिस रिपोर्ट दैट इस वुमेन के ऊपर भी काफ़ी सर्वेलेंस, ये वुमेन भी काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस रडार में थी, ठीक है जी. सो दिस इज शॉकिंग बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट विल बी सीन नॉट जस्ट एज एन एरर प्रोन इंस्टीट्यूशन बट वन हुज प्रोसीडिंग्स आर impacted by shadowy surveillance. The Supreme Court, the highest court of the land, you know, the guardian of the constitution. So obviously this doesn't look nice, because सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ ऐसा पता लगता है कि उनके ऊपर सर्वेलेंस करी जा रही है, और अगर उनके डिसीजन और उनके आउटकम्स फेवरेबल नहीं होते गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ, सो देन दिस इज नॉट गुड, बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड. Integrity of democratic institutions. So system in which political opponents and officials of election commission are allegedly subject to surveillance. So this will inspire less confidence in the institution of democracy. ठीक है, election commission is responsible for holding elections in the largest democracy in the world, which is India. So अगर अब पॉलिटिकल भेदभाव, पॉलिटिकल व्यूज आपके डिफर होना हर जगह होता है, बट दैट डजंट मीन दैट वी स्टार्ट सर्वेलिंग और स्टार्ट डूइंग स्नूपिंग ऑन पीपल जिनके व्यूज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं. सो जैसे कि फॉर्मर जो इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, उनका नाम भी इस रिपोर्ट में आया था कि उनके ऊपर भी सर्वेलेंस करी जा रही थी. चलो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात करें, वहाँ पे ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के मामले में उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एजेंडा वो आगे लेके आने वाले हैं, ये बहुत कॉमन बात है कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर बगिंग की जाती है, स्टूपिंग की जाती है. बट द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन which is very sacrosanct. So this is not acceptable. Then, technologies must not hold electoral processes to ransom in a future. So टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है हमको, डेफिनेटली हम जैसे जैसे एडवांस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, साइंस की तरक्की हो रही है, साइंस की एडवांसमेंट हो रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है. टेक्नोलॉजीज़ हमको सोल्यूशंस प्रोवाइड करने चाहिए जो हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पैंडमिक रिलेटेड इश्यूज़ हो गए. बट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हमारी प्रिवेसी को या इलेक्टोरल प्रोसेस को या डेमोक्रेसी को सबवर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी. देन इम्प्लीकेशंस फॉर डेमोक्रेसी. Now, the explosive growth of surveillance technology vendors is a global security and human rights problem. So, इस तरह के जो कंपनीज हैं, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के स्पाईवेयर्स बना रही हैं, I mean, after all, they have the whole right to make whatever they want to. It's a free world. But on the other hand, ये एक concern भी है, because इस तरह के tools, इस तरह के spy softwares, they are a concern for human rights and they are a concern for the privacy of the individuals. Even shocking that democratic states like Israel and UK are selling technologies for deepening the surveillance power of the states. Now, UK or USA, they have been teaching us about this whole part of democracy इतने सालों से. And USA हो या UK हो, they have been trying to interfere in other countries' electoral processes ताकि वहाँ पे वो so-called democratic regime set up कर सकें. But then आर दे वॉकिंग द टॉक? क्या वो अपनी कही गई बात पे चल रहे हैं? वो अपने खुद के ही सिटीजन्स में इतना सर्वेलेंस कर रहे हैं. सो दैट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद देयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज. देन डेमोक्रेटिक स्टेट्स मस्ट कम फॉरवर्ड एंड एड्रेस दिस इशू कलेक्टिवली. तो इस तरह का प्लेटफॉर्म पे आके उनको कोई एफिशिएंट रेगुलेशंस बनानी चाहिए जहां पे ये स्नूपिंग और सर्वेलेंस इश्यूज को वो एड्रेस कर सकते हैं. सो पेगासस इज नॉट जस्ट अ सर्वेलेंस टूल, इट इज अ साइबर वेपन which is being unleashed on the Indian polity. So subverting the institutions of our democracy, whether it's judiciary, whether it's election commission or any other institution. So that is causing more harm to us. So it is just not a surveillance tool. It is like unleashing terror on a democracy. So this tool is unleashing terror on the democracy by subverting the whole democratic process. Confirmation of Pegasus allegation is, if the confirmation of this allegation is found to be true, this would suggest that India is also a club of authoritarian states.
सो अगर अभी तक तो गवर्नमेंट कह रही है कि एलिगेशन है या भी सच नहीं है, अमित शाह जी का कल कमेंट आया था बहुत ज़्यादा, वो न्यूज़ में भी फेमस था कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, ठीक है। सो अगर ये सब बातें सच होती हैं, अगर ये सब जो रिपोर्ट्स अगर एक्चुअल में वेरीफाई होके इसमें कुछ सच निकलता है, तो दिस विल शो दैट इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ क्लब ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट्स। ठीक है जी। सो रोनाल्ड डिल्बर्ट है जी, ये अपनी बुक में, इनकी बुक का नाम है रीसेट रिक्लेमिंग द इंटरनेट फॉर सिविल सोसाइटी, उसमें ये लिखते हैं, उसमें ये मेंशन करते हैं दैट इंडियन पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज आर हेवी यूजर्स एंड अब्यूजर्स ऑफ एनएसओज स्पाईवेयर। ठीक है जी। सो पहले तो आपको बताऊं कि रोनाल्ड डिल्बर्ट कौन है। सो रोनाल्ड डिल्बर्ट एक प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, ये टोरंटो में रहते हैं, ही इज अ कैनेडियन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके अलावा ये सिटीजन लैब के डायरेक्टर हैं। सो सिटीजन लैब बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है विच फोकसेस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इमर्जिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एंड ऑल्सो सिटीजन लैब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे काम करती है विच इज द इंटरसेक्शन बिटवीन these information and communication technologies and human rights। ठीक है जी। तो ये सिटीजन लैब को डायरेक्ट करते हैं, तो उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो इंडियन पुलिस है वो ना ही केवल एक हैवी यूजर है एनएसओ स्पाईवेयर का, बट उसको मिसयूज भी बहुत हद तक कर रहा है। Way forward. Now, the Citizen Lab has observed that widespread use of NSO in India has been around since the last 2 years. So government must come clean on its own use of NSO or its knowledge of how really this whole issue of Pegasus got in the first place. ये हुआ कैसे शुरू? I mean, government has to come clean on this issue. ठीक है? और कैसे इतने सारे prominent Indians हैं, जिसमें से फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, काफ़ी सारे फॉर्मर रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस के फॉर्मर एडिटर इन चीफ भी हैं इस लिस्ट में शामिल। तो सरकार को ये बताना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ और ये क्यों करना पड़ा सरकार को। द गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट क्लीन। Violation of our rights and the diminishing of our security with respect to surveillance by the state must be resolved by restoring the credibility and strength of our strong institutions। तो जो हमारे institutions हैं, हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है जी, चाहे वो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, चाहे वो हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आफ्टर ऑल इसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए क्या हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसी के लिए लड़ाई नहीं करी थी? इसी के लिए 200-250 साल हमने इंग्लिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं किया था? बिकॉज वी वॉन्टेड टू अपहोल्ड दीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सो दे आर आर स्ट्रेंथ, राइट। दे शुडंट बी पोर्ट्रेड, भी हम स्टेट को अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं पोर्ट्रे करनी चाहिए कि उनको ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करना पड़े अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। और साथ के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल का प्राइवेट डेटा आपके पास 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है, तो ये वायलेशन है उसकी प्राइवेसी का, ठीक है। तो इतने सारे स्ट्रॉन्ग लॉज और इतनी सारी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज होने के बावजूद भी अगर हम अपने सिटीजन्स को ट्रूली डेमोक्रेसी नहीं दे पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। Supreme Court could force the government to come clean on the narrow issue of the use of Pegasus in India or the existence of NSO contracts। अब देखिए जो NSO ये जो स्पाई सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी ऐसे किसी भी यूजुअली किसी भी को नहीं मिलता, ठीक है। सो द कस्टमर इज यूजुअली अ कंट्री, अ स्टेट, ठीक है। सो द सुप्रीम कोर्ट इसमें सजेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट को फोर्स कर सकती है कि दे शुड कम क्लीन ऑन दिस यूज ऑफ पेगासस इशू एंड कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था विद द इजरायली फर्म। तो यहां पे एक पिक्चर है जहां पे कस्टमर्स आर स्टेट्स एंड स्टेट एजेंसीज। तो एनएसओ स्पाईवेयर के जो कस्टमर्स हैं वो स्टेट्स यानी कि कंट्रीज हैं, और कंट्री की जो सिक्योरिटी एजेंसीज होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होगी, वो सब। सो आप 51% इंटेलिजेंस एजेंसीज, 11% मिलिट्री एंड 38% लॉ एनफोर्समेंट एंटिटीज। सो गाइज यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है, नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना वो बहुत ज़रूरी है। बट नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ वायलेटिंग द privacy of individuals। So national security cannot come at the cost of really causing a lot of damage to the reputation of private individuals।
सो पेगासस इज इंडियाज वाटरगेट मोमेंट। ठीक है जी, ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, कल हिंदू में आया था। सो दिस इज रिटन बाय प्रणेश प्रकाश। सो वाटरगेट मोमेंट, सो वेरी ब्रीफली वाटरगेट स्कैंडल क्या था। सो रिचर्ड निक्सन, एज यू नो, यूएस के प्रेसिडेंट थे। ही वाज द यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1969 टू 1974। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट भी थे यूएस के, उस टाइम पे वियतनाम वॉर भी अपने पीक पे था। एंड काफ़ी वियतनाम वॉर को लेके भी अमेरिकन सिटीजन्स में काफ़ी एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द यूएस प्रेसिडेंट। दे डिडंट वांटेड दिस वॉर टू प्रोलॉन्ग। उसके साथ साथ, बिकॉज रिचर्ड निक्सन एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, उसके साथ साथ रिचर्ड निक्सन वांटेड टू सिक्योर अ सेकेंड टर्म ऑल्सो। सो जो सेकेंड इलेक्शंस थे फॉर द यूएस प्रेसिडेंसी, देयर वाज दैट वाज सपोज टू बी समवेयर इन 1972 के नवंबर में। ठीक है जी। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इनकी एक टीम थी, रिचर्ड निक्सन की एक टीम थी, जिन्होंने एक एक स्कैंडल क्रिएट किया। बिकॉज एक वाटरगेट कम्प्लेक्स है। सो बेसिकली वाटरगेट कम्प्लेक्स, ठीक है जी, ये वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, यहां पे डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसे यूएस में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टीज हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेडक्वार्टर्स है वो इस बिल्डिंग में लोकेटेड है। सो ऐसी एक स्कैंडल क्रिएट हुआ जहां पे कुछ लोग थे जो कि रिचर्ड निक्सन की इलेक्शन कैंपेन की टीम के मेंबर्स थे, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां से डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ऑफिस से चोरी करते पकड़े गए थे। और ऐसी रिपोर्ट भी थी कि वहां पे उन्होंने कुछ वायर टैपिंग भी करी थी और बगिंग भी करी थी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ऑफिस की। तो इसको लेके फिर काफी हंगामा हुआ था। एंड एज अ रिजल्ट यूएस प्रेसिडेंट जो रिचर्ड निक्सन रीइलेक्ट जरूर हो गए थे वो सेकंड टर्म के लिए, बट ही हैड टू रिजाइन। सो इम्पीचमेंट से बचने के लिए ही हैड टू रिजाइन, एंड रिचर्ड निक्सन इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था अपना। ठीक है जी। सो पब्लिक में भी बहुत इस चीज़ को लेके बहुत हंगामा हुआ था। रिचर्ड निक्सन ने पहली बार इसको डिनाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मेरे लोग नहीं इन्वॉल्व किसी भी किस्म के बगिंग इंसिडेंट में, स्नूपिंग इंसिडेंट में या वायर टैपिंग इंसिडेंट में। सो रिपोर्ट्स बाद में उनके फेवर में नहीं आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल था। तो इसमें जो ऑथर है इस आर्टिकल के, वो ये कह रहे हैं दैट दिस माइट जस्ट बी द वाटरगेट मूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ऐसा अप्रीहेंशन इस आर्टिकल में जताया गया है। सो कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का? द कंफ्लिक्ट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड लिबर्टी ऑफ कॉमन सिटीजंस। ठीक है, आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी का फायदा ही क्या अगर अपने कॉमन सिटीजंस की लिबर्टी को ही नहीं स्टेट प्रोटेक्ट कर पा रही? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो? नाउ, बिकॉज आफ्टर ऑल एक कॉमन सिटीजन जो एक नॉर्मल एवरेज सिटीजन है, नॉट एवरी एवरेज नॉर्मल सिटीजन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी। सो यहां पे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल? नाउ वन कैन नॉट एंजॉय द लिबर्टीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है जी। अगर नेशनल सिक्योरिटी जरूरी भी है, अगर नेशनल सिक्योरिटी नहीं है तो हम अपनी लिबर्टीज भी नहीं एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि अगर हम किसी किस्म के थ्रेट के अंदर हैं या हमारे ऊपर किसी एनिमी नेशन का अटैक हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इकट्ठी करनी है, सो फाइन, दैट इज ऑल्सो दे हैव टू यूज एवरी टूल। सो लिबर्टीज भी जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी भी जरूरी है। बट हाउएवर, we must equally remember that national security is not meaningful if it comes at the cost of the very liberties which such security is supposed to allow us to enjoy. ठीक है, सो नेशनल सिक्योरिटी इन प्रिंसिपल नोबडी वांट्स कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट करें, नेशनल सिक्योरिटी को सबवर्ट करें। ठीक है, वो जरूरी है, बट जरूरी हमारी लिबर्टी भी है। नॉर्मल एवरेज सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है वो भी बहुत जरूरी है। What are the imperils of uncontrolled surveillance? So, number one, excessive and unaccountable surveillance imperils privacy. ठीक है जी। So this violates privacy, this harms privacy, freedom of thought and speech. ठीक है। So obviously excess of anything is bad. So excessive surveillance, even if at the cost of national security, excessive surveillance of people जिनको लोगों को पता नहीं कि उनके ऊपर surveillance हुआ जा रहा है, and there is no valid proof that they are a threat to national security. So that violates their freedom of thought, speech and privacy. Now, this can shatter the bedrock of the rule of law upon which constitutional liberal democracy is built. You remember एक बहुत अच्छा आर्टिकल CGI NV रमना का अभी पीछे आया था, अभी पीछे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, रूल ऑफ लॉ नॉट रूल बाय लॉ।
ठीक है. सो वी आर अ कंट्री गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ. उन्होंने उनमें कितनी अच्छी बातें बोली थी डेमोक्रेसी को लेके, टिरनी को लेके, मेजोरिटेरियनिज्म को लेके. ठीक है. Then, the legitimacy of prosecutions for terrorism, organized crime, espionage from such surveillance must be asked from the government. ठीक है. सो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर से या किसी स्पाईवेयर से, या कोई किसी का फोन टैप करना हो, तो वो कितना लेजिटिमेट है पर्पस. उसके लिए सरकार को अपना कंसर्न दिखाना चाहिए, सरकार को लेजिटिमेटली इस तरह की सर्वेलेंस एक्टिविटीज की परमिशन देनी चाहिए. अगर तो वो सर्वेलेंस एक्टिविटीज आर टारगेटेड टुवर्ड्स सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टू सम एनिमी नेशन जिससे हमको खतरा है, नॉट जस्ट फॉर एनीवन. सो दिस टूल of surveillance cannot be used to, quiet people in the democracy. This cannot be used to make the activists quiet or make your political opponents quiet. After all, हम एक democracy हैं, so let the democracy be tested. Let people voice their concerns. Let the political opponents voice their concern. Let the civil activists voice their concern. Why are you scared? Because if you're enjoying the majority, then you should face them on the basis of the issues and not start surveilling them. Often surveillance powers are misused for personal and political gains. Now, what are the laws authorizing surveillance? Now, the laws authorizing interception and monitoring of communications are Section 92 of the CRPC for the call records and etc. Rule 419A of the Telegraph Rules and rules under Section 69 and 69B of the IT Act. Now, is there any clarity amongst the intelligence and security agencies? कोई उनके बीच में कोई confusion है, इनके बीच में clarity है अपने टास्क को लेके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके? सो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1985 जो रिस्ट्रिक्ट करता है सिविल लिबर्टीज ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी एम्प्लॉयज. वो कौन से एम्प्लॉयज हैं, कौन सी एजेंसीज के एम्प्लॉयज हैं? IB, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, R&AW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी. सो ये 4 एजेंसीज हैं जिनके एम्प्लॉयज जो यहाँ पे इन 4 एजेंसीज में जो काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सो इनकी जो सिविल लिबर्टीज है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट आर कर्ब्ड and restricted. So they cannot, so जो employees इन organizations में काम करते हैं, they cannot write a book or publish anything without the knowledge or without the information or without the approval of the heads of these agencies. ठीक है? So they can't be public about their profession. So employees working in these 4 intelligence organizations, they cannot really be public about whatever they are doing at their workplace because obviously of national security concerns. Then RTI Act lists 22 agencies as intelligence and security organizations established by the central government that are exempt from the Right to Information Act. So Intelligence Organization Act में सिर्फ 4 एजेंसीज हैं, बट अदरवाइज RTI जो एग्जेम्प्ट करती है वो 22 तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज को एग्जेम्प्ट करती है इंडिया में. सो देयर इज नो क्लैरिटी कि वाई आर्ट दीज 222 ऑल्सो कंसिडर्ड इन द इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, या जो वो 4 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इंक्लूडेड हैं वो भी फिर यहाँ पे 22 एजेंसीज के साथ इंक्लूडेड क्यों नहीं है? सो इसको लेके कंफ्यूजन है. नाउ सजेशंस क्या दिए गए फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म? ठीक है. सो नंबर 1, इन 2010 द देन वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी called for a legislative basis for India's agencies and the creation of standing committee of parliament on intelligence to ensure that they remain accountable and respectful of civil liberties. ठीक है जी. उसके बाद 2013 में IDSA IDSA यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ने ये सजेस्ट किया था दैट इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक लीगल ढांचा, एक लीगल फ्रेमवर्क देना बहुत ज़रूरी है उनकी एग्जिस्टेंस एंड उनकी फंक्शनिंग के लिए, जो कि नहीं है. So are these intelligence agencies operating out of secrecy without any legislative or without any legal framework? Then in 2018 the Shri Krishna Committee. So ये बहुत important points हैं guys. अगर question में आपको पूछा जाए कि intelligence reforms के लिए कुछ suggestion दीजिए तो आप directly इन सब points को नोट कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को आप राइट कर सकते हैं. और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी, श्री कृष्णा कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन आफ्टर द KS पुत्तस्वामी जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी जजमेंट जो 2000, सो KS पुत्तस्वामी जजमेंट 2017, राइट टू प्रिवेसी. तो इस जजमेंट के बाद श्री कृष्णा कमेटी का ये व्यू पॉइंट था, उनका ये मानना था दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस एजेंसीज आर पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वाई? बिकॉज दे आर नॉट
कंस्टिट्यूटेड अंडर अ स्टैचू। वही बात जो इट्सा ने 2013 में बोली थी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो कोई लीगल फ्रेमवर्क के अंडर नहीं आती हैं। सो देयरफॉर दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये एक सजेशन फॉर इंटेलिजेंस रिफॉर्म भी दिया गया था। सो के एस पुत्तुस्वामी जजमेंट 2017 में, सो के एस पुत्तुस्वामी वाज अ फॉर्मर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, ही वाज अ फॉर्मर जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। इन्होंने एक पिटिशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में। क्यों डाला था? बिकॉज उनको ये जो आधार कार्ड जो मैंडेटरी था फॉर गेटिंग वेलफेयर सर्विसेज एंड फॉर अदर प्रोविजंस, सो ही हैड फाइल्ड अ पिटिशन कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रोविजन लेने के लिए, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द राइट टू प्रिवेसी, दैट वायलेट्स प्रिवेसी, बिकॉज आधार में जो डेटा है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होता है। तो इसको लेके जो जजमेंट आई थी, लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी की जजमेंट निकाली थी और राइट टू प्रिवेसी का एम्बिट और वाइडन कर दिया था। उसमें इसमें के एस पुत्तुस्वामी टेस्ट है, इन द सेंस कि राइट टू प्रिवेसी टेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, कि अगर तो आपने किसी की प्रिवेसी वायलेट करनी है, इफ यू रियली वांट टू वायलेट समबडीज privacy, or if you want to do surveillance on someone, if you want to do snooping on someone, there has to be 3 conditions in order to violate someone's privacy by the state. ठीक है? So number 1 is the restriction must be by law. Number 2, it must be necessary only if other means are not available. ठीक है? Only if other means are not available, तभी स्टेट ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई रूल सैंक्शन कर सकता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल विच इज वायलेटिंग हिज और हर प्रिवेसी। ठीक है जी। एंड थर्डली, मस्ट प्रमोट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी। सो नेशनल सिक्योरिटी के चलते अगर कोई स्टेट ऐसा कोई लॉ निकालती है, कोई कानून निकालती है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और अगेंस्ट an organization which they think are harming the national interest, so then fine, so this test holds true then. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, ये हिंदू में आज आया है। सो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट ओमिशन इन द न्यूली गिवन कोविड-19 पैकेज, अभी 8 जुलाई को। सो पहले तो मैं पैकेज के बारे में बात कर लेता हूँ। सो इंडिया का कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज 2, ये अभी 8 जुलाई को अनाउंस किया गया था, जिसमें 23,123 करोड़ पैकेज अनाउंस किया गया टू बूस्ट द इमरजेंसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स टू टैकल कोविड। देन इसमें इंप्लीमेंट किया गया, दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स फ्रॉम जुलाई दिस ईयर टू मार्च 2022। ठीक है जी। सो टिल द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। Thirdly, share of the center and the states at 15,000 crore and 8,123 crore respectively. So सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सेंटर जो है 15,000 करोड़ इस में एलोकेट करेगा और जो स्टेट्स हैं वो 8,123 करोड़। तो ये तो हो गया ये जो पैकेज सरकार ने अनाउंस किया था 8 जुलाई 2021 को। अब ये क्यों न्यूज़ में है, इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल क्यों आया, इसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है कि चलो आपने एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पैकेज अनाउंस कर दिया 23,000 करोड़ का, लेकिन इनसफिशिएंट फोकस ऑन ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज इन्वेस्टिंग इन मोर डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड। नाउ ये स्टार्ट होता है इन द backdrop of 1980s, that in 1980s there were a number of government healthcare facilities across the country with newly constructed buildings and impeccable floorings and imported state of the art medical equipment. ठीक है जी। ये इस करके भी था because there was a lot of donation by international organizations, by other countries also, who were giving this assistance to India so that India could develop its healthcare infrastructure. However, while infrastructure was upgraded, there was shortage of health staff, that is doctors, nurses and others, which was supposed to be recruited by the government, because in the 1980s private healthcare का जो इतना नहीं था ट्रेंड, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट हेल्थ केयर का ट्रेंड अभी पिछले कुछ 20-25 सालों से ज़्यादा शुरू हुआ है। सो दी रिक्रूटमेंट जॉब, दी हायरिंग जॉब वाज आल्सो डन बाय द गवर्नमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली इतना ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पिछले 40 सालों पे इतना फोकस नहीं कर पाए हैं। So COVID-19 pandemic again highlighted the scarcity of efficient human infrastructure. Now, what does the center's financial package addresses? Number 1, plan to increase the COVID-19 beds, improving the oxygen availability and supply, etc. Secondly, creating buffer stocks of essential medicines, purchase equipment. So again, ये health infrastructure related equipment है जिसके बारे सेंटर का financial package address कर रहा है. And third, पैकेज इतना मेंशन नहीं करता अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ
human resources, right? Health related human resources. Now human resource crunch ऐसा नहीं है कि अभी सेकेंड वेव के टाइम पे आया, ह्यूमन रिसोर्स का क्रंच बिफोर द पैंडेमिक. सो देयर हैज बीन अ स्कार्सिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इवन वेल बिफोर. Now, there are vacancies for staff in government health facilities ranging from 30 to 80%. That's quite a lot. And there are widespread interstate variations. So, जिन states का poor health indicators हैं, जिन states का जो health infrastructure है बहुत poorly developed है, वही states हैं जहाँ पे vacancies भी बहुत ज़्यादा हैं, doctors की, nurses की, specialist doctors की, etc. Concerns. सो एक इंटेंसिव केयर यूनिट और बेड किसी भी काम का नहीं होगा जब तक एक ट्रेन स्टाफ नहीं है उस इक्विपमेंट को, उस आईसीयू बेड को, वहाँ पे जो बेड पे बैठा पेशेंट है उसको देखने के लिए, उसका देखभाल करने के लिए. तो अगर ऐसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स और नर्सेज ही नहीं है, सो देन इन्वेस्टिंग इन सो मच ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी ऑफ नो यूज. ये ऐसी बात इस आर्टिकल में हाईलाइट की गई है. ठीक है, ये इनका ऑथर का व्यू है. नीड ऑफ द आवर इज टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ health staff at all levels. So primary, secondary, tertiary levels pe the need of the hour is to fill this existing vacancies which range from 30 to 80%. Now states and union government must come up with another financial package for human resources to complement the COVID-19 health package phase 2. ठीक है, so एक और ऐसा financial package states को और center को एक formulate करना चाहिए which addresses the human infrastructure as well, the human capability as well. Way forward, pandemic, like any disaster, even pandemic is also a recurring disaster. So pandemic should be used as an opportunity. Every disaster should be used as an opportunity. So does the pandemic also. So as to prepare India's health system for the future. ठीक है जी. So new health minister should take review of the actions taken on the key decisions and government promises made since the onset of pandemic in 2020. ठीक है जी. Now एक रेगुलर रिव्यू होना चाहिए जो भी पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की प्रोमिसेस हैं, जो उन्होंने मार्च 2020 से जो उन्होंने अनाउंस करी हैं as far as the health infrastructure is concerned, as far as providing health facilities to citizens is concerned, वो सब स्कीम्स का, उन सब मिशंस का एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए. बिकॉज अगर ये सारी प्रोमिसेस और ये सारी स्कीम्स और ये सारे मिशंस अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो शायद इंडिया का हेल्थ सिस्टम और ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथन हो सकता है. और दूसरी बात, जैसे जीएसटी काउंसिल है जहाँ पे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक फोरम पे बैठ के डिस्कस करते हैं जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ को, उसी तरह से एक रेगुलर रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए बिटवीन द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स एज वेल. ठीक है, सो दैट दे कैन कम फॉरवर्ड विद बेटर प्लान्स, बेटर ऑब्जेक्टिव्स, फोकसिंग नॉट ओनली ऑन द फिजिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो ऑन द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. ठीक है जी, नेक्स्ट है टाइम फॉर अ ग्रीन स्टिमुलस. सो दिस इज रिटन बाय अजय शंकर. अच्छा आर्टिकल है, कल इंडियन एक्सप्रेस में आया था. सो बेसिकली ये किस कंटेक्स्ट में आर्टिकल बात करता है? बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टिमुलस टू एड्रेस ग्रीन पावर, जॉब्स एंड पोल्यूशन. सो आपको पता होगा कि इंडिया ने COP21 में, जो कि पेरिस में हुआ था, कब हुआ था? 2015 में हुआ था. सो इंडिया ने अपने जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 175 गीगावाट की बात करी थी. नाउ इट वाज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट एंड अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट डेटा में आया है दैट इंडिया हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 191 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो ये रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, तो ये जो टारगेट था कब तक मीट करना था? 2030 तक. तो अभी जो पीछे गवर्नमेंट डेटा है उसमें ये मेंशन है कि 191 गीगावाट जो है ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है. इसे देता हूं, 191 ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है. बट डज दैट मीन कि वी शुड स्टॉप इन्वेस्टिंग इन मोर ग्रीनर टेक्नोलॉजीज? नो, वी शुड इवन कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन मोर बेटर, क्लीनर, greener technologies and we should focus more on generating power through renewable energy resources. Now यहाँ पे बात की गई that how can the rice double? Because अभी आपको पता है कि अभी जब सितंबर में, लेट सितंबर में जब राइस हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा,
ठीक है, ऑन विंटर्स की ऑनसेट से पहले। तो हर साल ये इशू बहुत ज़्यादा रहता है जो स्टबल बर्निंग का है, ठीक है, जो क्रॉप वेस्ट है जिसको फार्मर्स बर्न करते हैं, और उसके कारण काफ़ी पोल्यूशन जनरेट होता है, काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, एयर काफ़ी अनहेल्दी, एयर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, पुअर होता है, ठीक है। सो उस सारे जो स्टबल को है, उस सारा जो प्लांट वेस्ट है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है more efficiently. Now procure all the crop waste at a remunerative price. That is number one. Then the waste can be converted into briquettes. Briquettes क्या होते हैं जी? So briquettes basically, briquette एक French word है, अगर हम मोटे तौर पे बात करें, so briquette is just like a brick only, but briquette is a compressed block of coal dust or other combustible biomass material. So plant waste और animal waste ये biomass material आ जाता है, combustible biomass material used for fuel and kindling to start a fire. So इस combustible biomass material को, चाहे वो plant waste है, animal waste है, इसको use किया जा सकता है to generate electricity as well. ठीक है, the crop waste can be given for conversion into briquettes to private entrepreneurs. ठीक है, now thereby this would create demand for conversion equipment, labor and ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करना भी एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होगी, काफ़ी इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर लेबर इन्वॉल्व होगी, इक्विपमेंट इन्वॉल्व होगा, दैट वुड इन्वॉल्व जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एज वेल। नाउ हाउ कैन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बी यूटिलाइज? अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स के बारे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाउ कैन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बी यूटिलाइज? तो एक बात उन्होंने करी प्लांट वेस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है एफिशिएंटली, दूसरी बात यहाँ पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, 3 और 2 व्हीलर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अभी इसके बारे काफ़ी न्यूज़ में है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, बट अभी इतना कॉमन नहीं हुआ। वी आर नॉट सीइंग इलेक्ट्रिक कार्स वेरी कॉमन ऑन द रोड्स, और वी आर नॉट सीइंग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स विच आर वेरी कॉमनली सीन ऑन द रोड्स, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनका बेनिफिट क्या है, दैट दे डू नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, दे आर चीपर टू रन, ठीक है जी। लेकिन इसकी डिमांड क्यों नहीं राइज कर रही? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब आफ्टर ऑल देयर हैव टू बी चार्जिंग पोर्ट्स टू चार्ज दीज इलेक्ट्रिक कार्स, राइट? सो दैट प्रोविजन हैज टू बी डन. So we need to ensure charging infrastructure on roads as well as in residential and office complexes is created so that the demand of electric vehicles is increased, right? Because obviously, they have to be charged for their operation on a day-to-day basis. So उस तरह के charging ports, charging stations होने चाहिए residential areas के बाहर, offices के बाहर, even roads पे. तो अगर वो होंगे अवेलेबल तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब आज के टाइम पे आपको पता है तेल और डीजल के प्राइसेस कितने हैं. सो इफ दे आर चीपर टू रन देन व्हाई नॉट, व्हाई पीपल विल डेफिनेटली वांट टू यूज दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज मोर अफोर्डेबल एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. The purchase of electric buses for city bus services may also be fully financed through government guaranteed डेट. सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फाइनेंसिंग जरूरी है, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट अगर कैपिटल प्रोवाइड करेगी तभी जाके ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम डिमांड क्रिएशन दिस वुड ऑल्सो लीड टू इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी एज वेल. सो दैट गोज विदाउट सेइंग. देयर विल बी अ लॉट ऑफ lesser air pollution, the air quality index would be much better, there would be lesser emission of greenhouse gases. What are some other measures to promote renewable energy? ठीक है. So अब यहाँ पे थोड़ा सोलर एनर्जी की बात की गई इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इसी आर्टिकल में. नाउ वी नीड टू हैव अ नेशनल पॉलिसी गाइडेंस फॉर द स्टेट्स टू गेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू अनाउंस अ रिम्यूनेटिव प्राइस एट विच दे वुड बाय सोलर पावर इन द किलोवाट रेंज फ्रॉम द रूरल एरियाज. ठीक है. सो ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव्स आज के टाइम पे रूरल एरियाज में शुरू हुए हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फार्मर्स. उनके लैंड पे काफ़ी एफिशिएंटली सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं. दे आर ऑब्वियसली जो सोलर प्लांट्स के जो सोलर पावर जनरेट हो रही है, वो चाहे डिस्कॉम्स हैं चाहे प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं, दे आर बाइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द फार्मर्स एट अ वेरी चीपर प्राइस. बिकॉज ऑब्वियसली कन्वेंशनल जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का जो कोल के थ्रू है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेट थ्रू सोलर एनर्जी. ठीक है. सो अगर 1 मेगावाट एक विलेज से अगर सिर्फ एक गांव से अगर 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है, और अगर ऐसे 6 लाख विलेजेस हैं, सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ 600 गीगावाट कैपेसिटी क्रिएशन. दैट्स ह्यूमंगस, दैट्स क्वाइट अ लॉट. सो अगर एक ही गांव में से अगर 1 मेगावाट बिजली थ्रू सोलर एनर्जी अगर इतना हम जनरेट कर सकते हैं, सो जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन जनरेट अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ऑल दी 6 लाख विलेजेस. वी वुड बी अ पावर सरप्लस नेशन.
Now, since most of the rural households have access to LPG cylinder, so obviously अब लोगों के पास अब they are cooking food on LPG cylinder. अब they have less obviously उनका एक और LPG cylinders का एक बहुत beneficial बात है कि that they are less polluting, ठीक है. So cow dung is no longer required for cooking, ठीक है. अब ये जो cow dung है ये utilize कहाँ पे हो सकता है? Because cow dung this can be utilized to convert useful commercial energy which can help in generating electricity. So the biogas plants, यहाँ पे ये बात की गई है. Now India has shown an admirable ambition in going well. So ये बहुत important point है that India has shown admirable ambition in going well beyond its commitment under the Paris Agreement, and now India का जो aim है वो 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का है टुवर्ड्स 2030. तो 175 का था टुवर्ड्स 2030, 191 अचीव हो चुका है, एंड नाउ इंडिया ने एक और एम्बिशियस टारगेट सेट किया है विच इज 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो दैट्स क्वाइट गुड. ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस है जहां पे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो क्रॉप रेसिड्यू है, वो कन्वर्ट किया जाता है ब्रिकेट्स में. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है. सो पहले इसकी प्रोसेसिंग होती है, क्लीनिंग होती है, साफ सफाई की जाती है उसकी. देन इसके बाद इसका जो स्टबल है इसका साइज रिड्यूस किया जाता है, साइज रिडक्शन थ्रू ग्राइंडिंग एंड श्रेडिंग. इसके थ्रू एक फिर वो इसका एक पाउडर बनता है आफ्टर ग्राइंडिंग, एंड देन इसको प्रिपेयर किया जाता है. प्रिपरेशन में इसके पाउडर को प्रिपेयर करते हैं इसको, और इसको इसकी डेंसिफिकेशन करते हैं ताकि इसका जो वेट है थोड़ा लाइट हो सके. एंड आफ्टर दैट जब ये ब्रिकेट्स फॉर्म होते हैं देन दे आर बर्न्ड, एंड देन फर्दर ऑन यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड. अ मच चीपर सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी दैन coal, and a much cleaner also, very cleaner than coal as well. So India must directly engage with Taliban 2.0. ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज आया द हिंदू में. ये हैप्पी मैन जेकब ने लिखा है. ये प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी के, एंड काफ़ी आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके ये द हिंदू में लिखते हैं. अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हमने परसों सी राजा मोहन के आर्टिकल के रिगार्डिंग भी बात करी थी. सी राजा मोहन ने, हमने लास्ट वीक भी सी राजा मोहन का एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे वो क्या कहते हैं कि दैट एक्ट बट एक्ट विद पेशेंस. ठीक है, अभी जो पिछला आर्टिकल सी राजा मोहन का था वहां पे वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की भी बात करते हैं. ठीक है, तो उस आर्टिकल में ये मेंशन था दैट इंडिया शुड एंगेज विद तालिबान, बट अभी इंडिया शुड वेट एंड वॉच हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली, बट एट द सेम टाइम इंडिया शुडंट रश. तो ये बात करी गई थी उस आर्टिकल में जो सी राजा मोहन का था. इस आर्टिकल में हैप्पी मैन जेकब एक और डायमेंशन और एक और पर्सपेक्टिव हमको प्रोवाइड करते हैं दैट व्हाई इंडिया मस्ट नेगोशिएट एंड एंगेज विद तालिबान 2.0 राइट नाउ एज सून एज पॉसिबल. तो आइए देखते हैं इसमें ये क्या बात करते हैं. So context has strategic necessity over strategic patience. So according to Happy Man Jacob, engaging with Taliban 2.0 is strategic necessity. Right? Why is it a strategic necessity? इसके बारे अभी हम जानते हैं. Now, why is New Delhi withdrawing from Afghanistan and is it wise to withdraw? ये सवाल आता है. तो पहला ये है that New Delhi realizes that the threat Taliban poses to Indian assets and the presence in Afghanistan, जो इंडियन असेट्स जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान में. बिकॉज अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, धर्मेंद्र सर ने भी आपको बताया था, हमने भी डिस्कस किया था कि कम से कम $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में करी हुई है. तो चाहे वो सलमा डैम है, ठीक है, चाहे वो जरांज हाईवे है, ठीक है, चाहे वो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जो इंडिया ने बनाई है अफगानिस्तान में. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रेटेजिक और भी काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं जो इंडिया ने बनाया अफगानिस्तान में. सो इंडिया को ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि तालिबान काफ़ी फियर्स फायर फाइटिंग मोड में है, तो अपने एसेट्स को प्रिजर्व करना, अपने एसेट्स को बचाना है. तो इस करके न्यू दिल्ली ने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान से. नाउ दिस ऑल्सो शोज दैट द डिसीजन टू बेट ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन. तो यानी कि ये फैसला अपने आप को विड्रॉ करने का अफगानिस्तान से ये शो करता है कि उनका भरोसा अफगान सिविलियन गवर्नमेंट पे कम है. राइट नाउ इंडिया की जो अफगान पॉलिसी इज एट अ मेजर क्रॉस रोड्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. नंबर 1, ऑन वन हैंड दे हैव टू सेफगार्ड देयर सिविलियन एसेट्स ऑल्सो ओवर देयर. एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट किया, उसके अलावा इंडियन नेशनल्स कितने हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स कितने हैं जो वहाँ पे काम करते हैं डिफरेंट एम्बेसीज में. अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि कंधार एम्बेसी में से डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट किया गया था, उनको वहाँ से निकाला गया था बिकॉज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ अटैक्स एंड लॉट ऑफ वायलेंस हैपनिंग इन कंधार बाय द तालिबान. सो
एक तरफ इंडिया को ये भी समस्या है कि अपने सिविलियन असेट्स को भी वहाँ पे गार्ड करना है, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड they need a stay relevant, they need to stay relevant, they need to stay relevant in unfolding of the great game in and around Afghanistan. Now geographically, geopolitically, हमने इसके रिगार्डिंग एक मैप में हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान की जो लोकेशन है दैट्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, साथ में चाइना है, नेबर में पाकिस्तान भी है, चाइना भी नेबर अफगानिस्तान का, देन ऑल द फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंड देन इवन रशिया इज अ वेरी एक्टिव प्लेयर. रशिया हैज़ बिन अ वेरी एक्टिव engaging player in the politics of Afghanistan since a long time. Obviously, US is no longer interested in Afghanistan. So, apart from India, there are many other regional players involved in this, transition happening. So, India needs to stay relevant and engaged with the Taliban because there are other players also which are ready to engage with Taliban. Strategic necessity. Now, ये बहुत important point है because जो हमने सी राजा मोहन का आर्टिकल डिस्कस किया था वहां पे स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात की गई थी, दैट वेट, एक्ट बट वेट, एक्ट बट वेट. यहां पे स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी की बात करी गई है. नाउ इंडिया मस्ट इन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट बिगिन ओपन टॉक्स विद द तालिबान बिफोर इट इज टू लेट. ठीक है जी. सो पहली बात तो ये हो जाती है कि भाई इससे पहले ज़्यादा लेट हो जाए, इससे पहले तालिबान के इंटरेस्ट किसी और कंट्रीज़ के साथ इंगेज हो जाए, किसी और कंट्रीज़ के साथ मैच करें, या इससे पहले कि तालिबान और ज़्यादा फियर्सफुल हो और ज़्यादा वायलेंट हो या और ज़्यादा नेगोशिएटिंग टर्म्स पे बाकी कंट्रीज़ को टेबल पे बिठाना चाहता हो, तो इससे पहले इंडिया शुड नेगोशिएट विद द तालिबान. नाउ देन विद ओवर अ थर्ड ऑफ अफगानिस्तान मोर देन 400 डिस्ट्रिक्ट्स they are presently under Taliban's control. The talk to Taliban option is the best of the many less perfect options. ठीक है. So obviously कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्टेड डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट या इंगेज करे. और अगर खास करके तालिबान, जो अभी दिख रहा है कि तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पे बढ़ रहा है, सो इंडिया नहीं चाहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया ने पहले भी अगर आप याद करें जो 1999 में हाईजैक हुआ था, सो ऑब्वियसली तब भी उन्होंने काफ़ी नेगोशिएट किया था तालिबान के साथ. तो इंडिया को एक वो भी एक फियर है ऑफ द पास्ट दैट दे आर रिलक्टेंट टू एंगेज विद द तालिबान. सो बट दिस सीम्स टू बी दिस सीम्स टू बी द बेस्ट ऑफ द अदर less perfect options available for India on the table. Then safeguard Indian interest in a rapidly shifting Afghan geopolitical landscape. And lastly, dialogue with the Taliban should no longer be a taboo. It is a strategic necessity. Okay, so this is why they are saying that abhi zarurat hai, abhi it is very important. It shouldn't be seen as a taboo. It shouldn't be seen that, oh look, that a democratically elected government is engaging with Taliban, a terrorist organization. So it shouldn't be seen as a taboo. All other countries are engaging. Every country, whether it's Russia, China. अभी हमने पिछले आर्टिकल में, सी राजा मोहन के आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया था कि चाइना के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और चाइना को कैसे लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है टू एंगेज विद तालिबान. ठीक है. Now what could be the reasons for lesser engagement? So number one, क्या रीजंस हो सकते हैं कि तालिबान के साथ अभी तक हमारी एंगेजमेंट कम रही है? नंबर वन, engage the Taliban directly. This could make engaging the Taliban directly could make Afghan President Ashraf Ghani, which is so far India's trusted partner, this may make him look very uneasy. हो सकता है उनको इस बात से प्रॉब्लम हो, and then it could be that Ashraf Ghani, who till now has a good relation with India, it could be that Ashraf Ghani and his civilian government tilts more towards China. They start depending more towards China, right? Secondly, decision makers in New Delhi are also faced with the dilemma of who to talk to within the Taliban. ठीक है. अब अभी तक तो इंडिया को डिलेमा ये पाकिस्तान के साथ रहता था कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें then with whom, whether with the elected civilian government or whether with the ISI. On the other hand, now in Afghanistan, the situation is that अब किससे बात करो, बिकॉज ऑब्वियसली इन अफगानिस्तान द अफगान सिविलियन गवर्नमेंट एंड द आर्मी आर ऑन द वन साइड बट द तालिबान इज ऑन द अदर साइड. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन if we engage, then engage with who? Thirdly, Taliban faced in its earlier avatar and the lack of evidence about whether the outfit is changed lot today. So अभी इस बात को लेके काफ़ी reservations हैं. अभी people are not very sure, India is not very sure कि तालिबान क्या
अभी वाकई में जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है तालिबान 2.0, whether it's really changed, because ideologically, as I discussed the other day also, ideologically they are obviously more extremist than before. They have always been very religiously very much extremist. So we don't know. There's no clarity of Taliban's real intentions, and we don't know whether Taliban has actually changed. There have been tall claims and statements given by the Taliban leaders saying that कि हम सब nations के साथ prosperity चाहते हैं, economic prosperity चाहते हैं, peace चाहते हैं, we won't allow our land to be utilized for international terrorism or violence, but the credibility is yet to be verified. What should be our strategy in statecraft? So making peace with the fate comply is not always a bad thing in absence of better alternatives. So जो अब है सो है, right? You cannot deny it. So if Taliban is a reckoning power in Afghanistan, so it is. So you can't escape from that reality. So obviously one has to make peace and one has to accept that कि Taliban are going to stay here for a longer time. Taliban today is looking for regional and global partners for recognition and legitimacy, especially in the neighborhood. So they basically want to keep Pakistan at a distance. They basically don't want, Taliban doesn't want कि उनकी जो sovereignty है, उनकी जो independence है, वो पाकिस्तान violate करे या पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना एक protectorate बनाए. ठीक है? So Taliban is looking more for regional and global partners so that they can keep Pakistan at one arm distance. Third, Taliban 2.0 would develop its own agency and sovereign claims, including perhaps calling into question the legitimacy of the Durand line separating Pakistan and Afghanistan. So ये जो border है between Afghanistan and Pakistan, so Durand line separates that. So they are going to contest the claims of more territories, and definitely it is very evident, it is very clear that no doubt Pakistan had installed Taliban in 1996. पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा था उनको इंस्टॉल करने के लिए, बट नॉनदलेस अभी जो तालिबान 2.0 है, दे डोंट वांट टू बी अ स्लेव ऑफ पाकिस्तान. ठीक है? नाउ मेकिंग नीदर स्ट्रेटेजिक नॉर इकोनॉमिक सेंस टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर स्पेंडिंग ओवर $3 बिलियन. सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर हमने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, टैक्स पेयर मनी वहां पे इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, सो मेक्स नो स्ट्रेटेजिक सेंस एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू हैप्पीमैन जेकब कि हम इतनी जल्दी वहां से विड्रॉ कर लें. ठीक है? इफ इंडिया इज नॉट प्रोएक्टिव इन अफगानिस्तान, एटलीस्ट नाउ लेट एज इट इज, लेट हो चुका है, रशिया, ईरान, पाकिस्तान एंड चाइना विल इमर्ज and shape the Afghanistan's destiny. Conclusion. So except for the strategic foray into the Indo-Pacific, India today is strategically boxed in the region and it must break out of it. So Indo-Pacific में चलो alliances बन रहे हैं, Quad है, ठीक है? Indo-Pacific में तो हम काफ़ी अच्छा, we have a very strong naval presence in the Indo-Pacific and we enjoy a lot of authority in the Indo-Pacific region, and we have like-minded alliances also. India, US है, Australia है, New Zealand है, Malaysia है, Japan है. So many countries are actively engaged over there. But यहाँ पे अगर हम साउथ एशियन रीजन की बात करें, तो पहली बात तो हमारे पास एक डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट नहीं है विद अफगानिस्तान, राइट? सो स्ट्रेटेजिकली दैट ऑल्सो मेक्स अस वेरी बॉक्स्ड आउट, एंड देन ऑब्वियसली देयर अदर प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन एंगेजिंग विद अफगानिस्तान एज वेल. सो टाइम इज रनिंग आउट. सो हैप्पीमैन जेकब सजेस्ट दैट वी शुड कंसिडर and as soon as possible start engaging with Taliban 2.0. In an ideal world, Taliban given its bloody past, should not have been anywhere near governing Afghanistan. But however, अभी ना तो ये आइडल वर्ल्ड है और ना ही सिचुएशन आइडल है, ना ही तालिबान आइडल कभी हो सकता है. ठीक है? और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आइडलिज्म से कम, रियलिज्म से, प्रैग्मेटिज्म से ज़्यादा वे किया जाता है. However, engagement of the Taliban is neither tolerating nor accepting the ghastly crimes Taliban has committed in the past. So it doesn't mean that if we as a democratic nation are engaging with Taliban, it doesn't mean that we are forgiving them for their crimes they have done across humanity. That doesn't mean like that. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है जी लुकिंग आउट फॉर द वल्नरेबल. सो ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है. कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 29 जून में, 29 जून 2021 को. इस ऑर्डर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज वेलकम. ठीक है जी? सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली कोविड पैंडेमिक को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा जुडिशली भी बहुत एक्टिव रहे हैं अगेंस्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेकेंड वेव के टाइम हो
चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स की शॉर्टेजेस हो, ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो, आईसीयू की शॉर्टेज, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेजेस हो, राइट, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रम्बल कर गया, उसको लेके सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर जो अत्याचार हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, दे हैड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बैक होम एंड देन दे वर आउट ऑफ जॉब्स, दे हैड नो फूड टू ईट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाए थे सरकारों से, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दैट व्हाट इज इट विच यू हैव डन टू प्रोटेक्ट दीज माइग्रेंट वर्कर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल these migrant workers, they work in the unorganized sector, and after all more than 90% of our economy is engaged in the unorganized sector. So what is it which the government has done to safeguard their interest, right? Now, the order will go down in history as a radical judgment to reduce human suffering in the wake of COVID-19 pandemic. Then ये order ये जो है, this explicitly recognizes the critical contribution of migrant workers to the economy. So construction sector, road construction, buildings, malls, there are so many sectors जहाँ पे wide scale पे कितने सारे construction workers use किए जाते हैं. And definitely, in a lot of infrastructure building sectors, you need a lot of labor. So वहाँ पे migrant workers की बहुत requirement रहती है, ठीक है. सो इतनी कंट्रीब्यूशन उनकी रही है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है वो आफ्टर ऑल ये इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स ने, मजदूरों ने, लेबर्स ने ही बनाया है, ठीक है. देन वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड टू बी एबल टू एक्सेस न्यूमरस वेलफेयर स्कीम्स इन एग्जिस्टेंस. बट प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं है कि कुछ वेलफेयर स्कीम्स एग्जिस्ट करती कि नहीं करती हैं, ठीक है. और मेन बैरियर क्या है? Main barrier preventing access is the delay in registering workers on the national database of Ministry of Labour and Employment. So, Supreme Court has said many a times that, in order for the workers to get benefits of these welfare services, it is very imperative, it is very important कि आप उनको register करिए अपने portals पे, ठीक है. और अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए, डजंट मीन कि आप उनको फिर तब तक बेनिफिट्स ना दें. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहे, लेकिन उनको आप बेनिफिट्स पहुंचाते रहिए. बट जितनी जल्दी हो सके उनको रजिस्टर करिए पोर्टल्स पे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं. Now, why is this a welcome step by the Supreme Court? Now, the progressive boldness of the Supreme Court orders inspires confidence in India's original socialist agenda. Though no doubt we are a market economy now. I mean, socialism word कहने से लोग थोड़ा अभी hesitate करते हैं, definitely, especially in the government, because nobody wants to be looked like a socialist economy right now. But however, we have socialistic directive principles in our constitutions. ठीक है? We still have the word socialist in our preamble as well, right? So therefore, we have to take the central government and even the state governments have to ensure that their role as a welfare state always has to be there, and especially towards the most marginalized sections of the economy. It shows that the highest court is still looking out for the most vulnerable sections of the society. It shows कि जो highest court है उनका अभी भी जो support है, जो encouragement है, जो उनका एक they are taking so much of stand, and they are taking bold stand in favor of these vulnerable people. Then the tasks set out in the order challenge entrenched patterns of labor recruitment and employment that have taken root in the current neoliberal context. ठीक है. सो बहुत अनफेयर तरीकों से हायर एंड फायर किया जाता है इन लोगों को, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. Now, what are the roadblocks often faced by the migrant labor? So, number one, control over workers belonging to marginalized communities is exercised through class, caste, and gender hierarchies. ठीक है. Very unfortunate. This has been, no doubt, even if we are now in a neoliberal economy, market economy, but even then, these kind of distinctions are taking place, which is very unfortunate. Then variety of problems with registration ranging from digital illiteracy and corruption. So जो वर्कर्स हैं इनको नहीं पता कि कैसे रजिस्टर करना है, कहाँ पे क्या करना है, क्या फिल इन्फॉर्मेशन करनी है, एंड ऊपर से अगर इनको फिल करना भी होता है तो उसके लिए भी फॉर देम टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन, we have seen bureaucracies, inefficient bureaucracies, and all sort of this nexus between the contractors जो hire करते हैं workers को, and that whole nexus of corruption involved between the contractors and the bureaucrats. So bureaucratic inefficiency and the requirement of multiple documents, जबकि एक आधार कार्ड sufficient होना चाहिए, उसके बावजूद भी इतने multiple documents required होते हैं for them to register. Then exclusion was worse among the lower castes who were not treated with dignity by the state functionaries, right? And then lastly, there are many other barriers within the labor department, including lack of guidelines on the processes and the procedures related to the legislation.
Now, what did Justice Ashok Bhushan stated, जिन्होंने ये जजमेंट पास करी थी इस केस में? What did he stated? He lamented, अफसोस जताया उन्होंने इस बात पे, that the lack of progress on this front and directed strong words at the Ministry of Labour for its apathy and lackadaisical attitude. ठीक है, सो ये लापरवाही और इस तरह का एपैथेटिक जो एटीट्यूड है विच इज नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दी माइग्रेंट लेबर्स, सो इस बात को लेके जस्टिस अशोक भूषण ने काफी एक चिंता जताई. ठीक है, none of the schemes for migrant workers will be effective without the registration of migrant and unorganized sector workers. ठीक है जी, सो जितनी मर्जी स्कीम्स चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार जितनी मर्जी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स निकाल रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, वो स्कीम्स तब तक सक्सेसफुल नहीं होंगी जब तक ये वर्कर्स रजिस्टर्ड नहीं है एंड दे डोंट नो कि उनके पास ये इस तरह की स्कीम्स हैं जिनसे वो वेलफेयर बेनिफिट्स उठा सकते हैं. Now, fundamental reality that labor departments are seriously short of staff and capacity to carry out the Supreme Court order. The Supreme Court order of June 2021 says that the lack of documentation cannot be used as an excuse by the state to abdicate its responsibility. तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या कोई और कोई एक डॉक्यूमेंट तो जरूर होगा, बट the state cannot say that okay, that just because these people didn't have the documents, relevant documents, so we didn't register them. रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से सब वर्कर्स रजिस्टर्ड रहें, वो बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. एट द सेम टाइम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड स्पेशली दे शुडंट बी डिप्रीव्ड ऑफ द वेलफेयर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज वेलफेयर स्कीम्स जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट विद देम. ठीक है, so long-term goal is to get all migrant workers registered so that access to welfare scheme happens the way it is meant to. So long-term objective यही है कि जितनी जल्दी हो सके सारे migrant workers को हर एक स्टेट में जो लेबर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वो अपने पोर्टल्स में उनको रजिस्टर कर लें ताकि उनको वेलफेयर स्कीम्स एफिशिएंटली पहुंच सके, ट्रांसपेरेंटली पहुंच सके और कोई रुकावट ना आए. बट जब तक अगर ये नहीं हो पा रहा, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे, उनको ये बेनिफिट्स डिप्रीव नहीं होने चाहिए जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. ठीक है जी, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलेंगे जी परसों फिर नए एनालिसिस के साथ, नए इशूज़ के साथ और चर्चा करेंगे इसको लेके. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, वर्क हार्ड. सी यू सून. जय हिंद.